हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज पीवाईक्यू सॉल्यूशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत मस्त मस्त सवाल है और एकदम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। देन फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्लासेस होने वाली है, ये दावा है मेरा। और देखना आप इनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये रहा, देखिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है, इसको ज्वाइन कर लेना। जो भी नोट्स होंगे, ठीक है, जो भी इस क्लास की पीपीटी होगी वो मैं यहाँ डाल दूँगा, इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा। और भी कुछ भी हो कमेंट कर देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा, देखिए, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक है, 2016 जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था उसके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनका साइज़, ठीक है, मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, खोलना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की रूल की। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, पेन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अब, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले ये लाया गया था आपका 2011 में, ठीक है, 2011 में आया था। देन इसको अमेंड करके आपका 2016 में इसको थोड़ा और अपडेट किया गया, ठीक है, अमेंड किया गया। कारण क्या था? 2016 वाला जो लाया गया था वो था आपके 18 मार्च को, याद रखना आप, ये डेट जो ये इसका गजट आया था वो आपका 18 मार्च 2016 को आया था। अब जो 2011 वाला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल था इसमें काफ़ी कुछ कमियां थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लाया गया था तो इसमें कुछ क्योंकि देखिए इसमें कमियाँ क्या थी, ये मेनली अर्बन जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ हैं या फिर जो अर्बन इलाके हैं उन पर ही फोकस कर रहा था मेनली। जबकि जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके गाँवों में भी इसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी समझा गया। तो इसीलिए फिर 2016 का जो नोटिफिकेशन था इसमें आपके लोकल बॉडीज़, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ तो रखा ही था, फिर आपके ग्राम पंचायत इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, 2011 वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आया था, फिर 2016 वाला यह गया। अब ये किसके द्वारा लाया गया था? बाई मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट वाली जो अपनी मिनिस्ट्री यही है। और इस टाइम आपके जो प्रकाश जावड़ेकर वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। अब हम बात करें तो क्वेश्चन के बारे में, तो जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की वो पहले के जो आपका 2011 वाला नोटिफिकेशन था उसमें आपका 40 माइक्रोन था, बट 2016 में इसको बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया। अब इसका रीज़न क्या था? देखिए, जो थिक प्लास्टिक होती है वो रिसाइक्लेबल होती है, मोर रिसाइक्लेबल कह सकते हो आप, ठीक है। जो थिन होती है वो इतनी रिसाइक्लेबल नहीं होती, ठीक है। अब ये होती है आपके नॉन रिसाइक्लेबल होती है। तो इसके कारण क्या होगा, जो लिटरिंग है, लिटरिंग की प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, लिटरिंग की प्रोसेस क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। और जो ड्रेन्स होते हैं, नाले होते हैं, इनकी चोकिंग हो जाती है, चोकिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, थिन प्लास्टिक की वजह से ऐसा होता है। फिर लिटरिंग क्या होता है? लिटरिंग होता है आपका, ये एक हार्मफुल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है उसको एकदम इनकरेक्ट तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। कोई भी मतलब लोकेशन है वो सूटेबल नहीं है, या फिर हम कह सकते हो किसी भी कंसेंट के बिना उस वेस्ट को वहाँ पर डंप कर दिया गया है। ये होती है आपकी लिटरिंग प्रोसेस। तो आपने देखा होगा जो थैलियाँ होती है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, वो इधर उधर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये बात थी। अब मैं एक और बात बताऊँ तो इसमें देखिए आप 2016 के अकॉर्डिंग ये 50 माइक्रोन है, इसका आंसर सी होगा। फिर हम बात करें तो आपका जो 2016 का नोटिफिकेशन था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें जो आपके ईपीआर का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और ब्रांड ओनर्स इन दोनों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, वेस्ट को वापस रिकवर करने की। तो ये बातें थी।
इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने को, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो की स्पीड भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा है बस सुनते जाइए। अब हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है किसी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एग्जाम का। तो इसमें क्या होता है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस है, इसमें कौन सी नहीं है, एज सिंपल एज आपका SO2 है, वो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अब हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, इनिशिएट करती है या फिर उसको सपोर्ट देती है, ठीक है। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो कैसे करती है, ये आपके एब्जॉर्व करती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस, लॉन्ग वेव रेडिएशंस एब्जॉर्व करती है। जो सन होता है, सन से हमारे अर्थ पर जो भी रेडिएशंस आती हैं वो आपकी शॉर्ट वेव होती है, ठीक है, आने वाली शॉर्ट वेव होती है, बट रीरेडिएट होकर जब वापस आती है वो आपके लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है। लॉन्ग वेव होती है रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आपके जो ब्लैंकेट होता है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, जिसकी वजह से आपका ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, जिसका कंट्रीब्यूशन आपका लोअर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होता है एज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। फिर हम बात करें तो इससे ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हुआ था 1997 में, रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, इनको कम करने के लिए हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेस थी, लिस्टेड की गई थी, कौन कौन सी, ध्यान रखना उनको, ठीक है, पूछता है, बहुत बार पूछता है। CO2, मीथेन थी, फिर हमारा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर HFC, देन PFC पर फ्लोरोकार्बन्स, देन SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, देन अभी रिसेंटली ऐड किया गया था इसको NF3 को, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। ये सारी गैसेज है, पहले 6 थी अब 7 है, याद रखना, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक पैरामीटर होता है, जो ग्रीन हाउस गैस की जो पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग करने का, उसको मेजर किया जाता है उससे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब किस गैस का कितना होता है, देखिए, तो आपका जो CO2 है वो सबसे कम होता है उसका, फिर मीथेन का होता है सबसे ज़्यादा, ये ऑर्डर पूछ लेगा आपको क्योंकि नेट में पूछता है बहुत बार, UGC नेट में, ठीक है। फिर N2O, देन फिर हम बात करें तो PFC, फिर PFC से ज़्यादा होता है आपका HFC का, फिर HFC से ज़्यादा होता है NF3 का, फिर उससे ज़्यादा होता है आपका सबसे SF6 का, ठीक है, मैक्सिमम होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये रही बात आपके ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन वाओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, क्योंकि देखिए आप इस वीडियो में देखिए काफ़ी मिक्स टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने कवर किए, ठीक है, किसी से भी आ सकता है, जैसे पोल्यूशन से भी आ सकता है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट से भी आ सकता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी आ सकता है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए आप कन्वेंशन से रिलेटेड है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज पर ही। अब इसमें यूज किया जाता है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स का, ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन जो टैंक्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। वो टैंक्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सेप्टिक टैंक हो सकता है, ठीक है, सेप्टिक टैंक होता है, एक होता है इमहोफ टैंक, याद रखना आप नाम, इमहोफ टैंक। ये 2 टाइप के टैंक है, मेनली इनका यूज़ किया जाता है। अब जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, जो भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल होके, ठीक है, सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे आपके सेटल हो जाएंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप की सेटलिंग की प्रोसेस होती है। अब जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, इसमें आपका जो क्या बोलते हैं, कौन सा सेटलिंग होता है, तो डिस्क्रीट सेटलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है, बेसिक टाइप ऑफ सेटलिंग है। अब हम आगे बात करें तो जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है वो 2 टाइम्स की जाती है, ठीक है। कब कब, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर 2 डिग्री ट्रीटमेंट, इससे पहले एक बार तो बिफोर इट, ठीक है, और इसके बाद में आफ्टर इट, इन 2 टाइम में आपका क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, इसमें हम आगे बात करें तो
ये आपका 60 to 65% जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है इनको रिमूव कर देता है, याद रखना आप। और जो 30 to 35% है वो आपका BOD रिमूवल इसमें हो जाता है, BOD रिमूवल, याद रखना आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें तो जो डिटेंशन टाइम होता है जो कि आपका फेवरेट है इसका RSPCB का, बहुत बार पूछ रखा है डिटेंशन टाइम इसका उसका अलग अलग प्रोसेस का। तो ये आपके सेडिमेंटेशन का होता है फॉर प्राइमरी सेडिमेंटेशन मेनली, आप याद रखना प्राइमरी सेडिमेंटेशन वो आपका 1 से 2 घंटे के आसपास होता है, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखना आप। अब हम आगे बात करें तो जो आपके टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन है, क्लास कह सकते हो आप, इनकी क्लास कौन कौन सी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो 4 टाइप के होते हैं, 4 स्टेजेज है। क्लास 1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है क्लास 1 या डिस्क्रीट सेटलिंग में आपके जो एक तो पार्टिकल्स हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले डाइल्यूट तो सब में होंगे, ठीक है, हर स्टेज में डाइल्यूशन का स्टेज होगा, ठीक है। ये नॉन फ्लोकुलेंट होता है, नॉन फ्लोकुलेंट होता है क्योंकि इसमें फ्लोकुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो जो भी सॉलिड मास होगा वो एग्रीगेट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक तरह से फ्री सेटलिंग होती है, इंडिपेंडेंटली, याद रखना आप, इंडिपेंडेंटली सेटलिंग होती है। फिर हम बात करें तो आगे क्लास टू की, तो वो होता है तेरा आपके फ्लोकुलेशन सेटलिंग, इसको फ्लोकुलेशन सेटलिंग कहते हैं। इसमें फ्लोकुलेशन का प्रोसेस होता है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें फ्लोकुलेशन होगा। फिर हम बात करें तो लो कंसंट्रेशन में आपके जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, कंसंट्रेशन लगभग आपका 1000 ppm के आसपास रहेगा। फिर हम बात करें तो ये जैसा कि मैंने बताया था आपको डाइल्यूट्स फॉर्म में होंगे ही और फ्लोकुलेशन का प्रोसेस भी होगा, ठीक है, और उसी कारण ये आपके सेटल कर जाएंगे। ये होता है क्लास 2 में। फिर हम थर्ड बात करें तो क्लास 3 में क्या होता है, क्लास थ्री में होता है आपका, इसको बोलते हैं हम जोन या हिंडर्ड या जोन या हिंडर्ड, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, देखिए आपको इन्होंने अलग अलग मेंशन किया है, ठीक है। ये दोनों एक टाइप के होते हैं, क्लास 3 की सेटलिंग होती है। इसमें क्या होता है आपका जो स्लज है उसकी थिकनिंग होगी और कंपैरेटिवली फ्लोकुलेशन है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्लास 2। और इसमें जो कंसंट्रेशन होती है सॉलिड मासेस की या फिर कह सकते हो आप सस्पेंडेड सॉलिड्स की, वो आपकी कंसंट्रेशन लगभग मॉडरेट के अराउंड होगी, इंटरमीडिएट रेंज में, ठीक है। फिर लास्ट वन इस क्लास 4 में क्या होता है कंप्रेशन, ये रहा देखिए DA, ये रहा क्लास 4। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए कंप्रेशन है तो आपको नाम से दिख रहा होगा, इसमें कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होगी आपके सस्पेंडेड सॉलिड मास की, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होंगे वो फिजिकली कांटेक्ट बढ़ जाएगा उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट वो आपका बढ़ जाएगा, याद रखना आप, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सस्पेंशन या फिर स्लज थिकनिंग, ठीक है। तो ये रही बातें, इसमें बहुत सारी है, ठीक है, याद रखना आप, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके काम की है। बस चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल कन्वेंशन के बारे में बात करें तो शायद मैंने एक और वीडियो में आपके हजार्डस वेस्ट वाला जो टॉपिक कवर करवाया था तो मैंने उसमें भी इसकी बात करी थी। ये आपका मेनली जो एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट है इसके बारे में बात करता है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो स्पेशल कन्वेंशन ये आपका कब साइन हुआ था, ये हुआ था 1989 में, ठीक है। 1992 में आपका केम इनटू फोर्स, याद रखना। फिर हम आगे बात करें तो थोड़ा पेन का साइज, हाँ ठीक है। फिर अब बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड तो यही बात है। अब हम आगे बात करें तो आपके एग्ज़ाम के लिए और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक आपका रियो समिट है जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, 1992 में हुआ था, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें क्या हुआ था, आपके 2 टाइप की चीज़ें हुई थी, एक तो हुआ था कन्वेंशंस और एक हुए थे डिक्लेरेशन साइन हुए थे। कन्वेंशन साइन हुए थे
और एक होता है आपका डिक्लेरेशन साइन। तो कन्वेंशन में कौन कौन से थे, एक था आपका UNFCCC, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। फिर UNCBD जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड था। एक था आपका UNCCD, ठीक है, UNCCD जो कि डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, ठीक है, मेनली डेजर्टिफिकेशन को कैसे काउंटर किया जाए उससे रिलेटेड 3 कन्वेंशन इन्होंने प्रिपेयर किए थे। और डिक्लेरेशन कौन कौन से थे, 3 थे आपका। एक था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, एक था आपका रियो डिक्लेरेशन, इसका खुद का समिट का। फिर हम बात करें तो थर्ड वन इज एजेंडा 21, ठीक है, इसी में आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका कंसेप्ट लाया गया था, ठीक है। ये बातें थी रिगार्डिंग रियो समिट। फिर हम बात करें तो एक और आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हुआ था लगभग आपका 2001 के आसपास, ठीक है, 2004 में आपका केम इनटू फोर्स। और ये रिलेटेड टू आपका POPs, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जिसमें आपके आते हैं डर्टी डजन्स, इससे रिलेटेड है। सीधा सीधा पूछ लेगा डर्टी डजन से रिलेटेड कौन सा आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, याद रखना आप। और हम आगे बात करें तो एक और है आपका रोटरडम कन्वेंशन है। ये आपका रिलेटेड टू प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट PIC, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो हजार्डस केमिकल्स और पेस्ट होते हैं, पेस्टिसाइड्स कह सकते हो आप, पेस्टिसाइड होते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आपको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना ज़रूरी है उसका, सामने वाली कंट्री का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखें तो बेस्ट प्रोसेस फॉर एनर्जी रिकवरी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जो एनर्जी रिकवरी का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वो आपका है पायरोलिसिस, ठीक है, याद रखना पायरोलिसिस है। अब ये क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए पायरोलिसिस और इंसिनरेशन ये 2 टाइप की प्रोसेस होती है, जिसमें आपका ये दोनों एक तरह के आपके कह सकते हो आप थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आपका वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करता है विद द यूज़ ऑफ हीट, कह सकते हो आप, द यूज़ ऑफ हीट। तो इंसिनरेशन में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट रहेगा, जो पायरोलिसिस है उसमें ऑक्सीजन है आपका एब्सेंट रहेगा, याद रखना आप। अब जो पायरोलिसिस है वो हाई टेम्परेचर पर होता है कंपेरेटिवली। टेम्परेचर अब इसका कितना होता है, ये होता है आपका लगभग 400 से 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, याद रखना आप ये भी चीज़। और जबकि इंसिनरेशन है वो आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इंसिनरेशन ऐसे वेस्ट का किया जाता है जिसका जो कंबस्टिबल वैल्यू है वो हाई होता है, और जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी अगर हाई होगा तो उसका इंसिनरेशन किया जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू जिस वेस्ट की हाई होगी उसका इंसिनरेशन किया जाएगा। अब पायरोलिसिस में हम बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं पायरोलिसिस के, जो कह सकते हो आप जो एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं पायरोलाइसिस। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें तो सिन गैस बनती है, जिसको हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। इसका कंपोजिशन बहुत बार पूछ रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में आपका हाइड्रोजन, याद रखना आप। इसमें CO2 मत कर देना प्लीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, तो इसमें जो आपका CO2 है वो नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, तो इसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सिन गैस का यूज किया जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम सेकंड हम बात करें तो आपका जो पायरोलाइसिस ऑयल होता है वो बनता है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जाता है, जिसको हम अचीव करते हैं थ्रू द फास्ट पायरोलिसिस प्रोसेस। अगर पायरोलिसिस की प्रोसेस है अगर फास्टली हो रही है तो आपका क्या बनेगा, पायरोलिसिस बायो ऑयल बन सकता है, ठीक है, बायो ऑयल भी बोलते हैं इसको लिक्विड फ्यूल की तरह। और जो आपका अगर स्लो होता है पायरोलिसिस का प्रोसेस तो बनता है आपका बायोचार, ठीक है, स्लो पायरोलिसिस के थ्रू,
ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। याद रखना ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। रही बात पैरालिसिस की, इंस्टेंटेशन के बारे में ये था। कंपोस्टिंग का आपको देखना है तो इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर ले रखा है। लैंड फिलिंग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसमें लैंड फिल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन में इंक्लूड करूँगा तब। अब हम बात करें तो आगे चले, पब्लिक हियरिंग इज़ मैंडेटरी फॉर, वेरी सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन पब्लिक हियरिंग हमने बात करी थी, तो ये अब इसके ऑप्शन एक बार छोड़ दो क्योंकि ये काफ़ी रॉन्ग है। पब्लिक हियरिंग मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक हियरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 10 अप्रैल 1997, ठीक है, 1997 में किया गया था। जबकि जो आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस था उसको मैंडेटरी किया गया था 1994 के नोटिफिकेशन में। ये एक है। अब पब्लिक हियरिंग किस किस प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी है, जो आपके कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में भी आपके B1 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपका जो पब्लिक हियरिंग है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, मैंडेटरी होता है। जबकि जो B2 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ना तो पब्लिक हियरिंग ज़रूरी है, नहीं आपका स्क्रीनिंग स्कोपिंग इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप उनका ये कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें तो इनमें तो ये भी नहीं होता, ये प्रोसेस भी नहीं होती क्योंकि ये छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डायरेक्टली इनको अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन आपके। अब इसमें पढ़ाने वो पूरी टेबल है, आपको पता होगा नेक्स्ट की 2009 का जो नोटिफिकेशन है, तो इसको मैं ये बताता हूँ आपको याद कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, कमेंट करना प्लीज़। अब सबसे पहले हम बात करें तो नेक्स्ट की जो टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले तो आपके पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं। फिर हम बात करें तो उसका जो टाइम वेटेड एवरेज है वो एक एनुअली ले रखा है और 24 आवर्स ले रखा है। ओजोन और आपके जो लेड है उनके लिए, मेनली ओजोन के लिए आपका 8 आवर और 1 आवर ले रखा है, और जो लेड का कंसंट्रेशन होता है वो एनुअल और 24 आवर ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये टाइम वेटेड एवरेज है। फिर हम बात करें तो इनका जो कंसंट्रेशन है एम्बिएंट एयर में वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एरियाज कह सकते हो, और एक है आपका फॉर इको सेंसिटिव जोन्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए उनके लिए। फिर हम बात करें तो इनमें अलग अलग कंसंट्रेशंस जो स्टैंडर्ड है वो दे रखा है। अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे, ये तो आपको पता है कि एनुअल का हमेशा ध्यान रखना। एनुअल आपका पूरे साल का जो एवरेज लेता है तो वो होता है कंपैरेटिवली कम होता है 24 आवर से, ठीक है। हमेशा देखना आप कम ही होगी इसकी कंसंट्रेशन, जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होगी वो किसी भी पोल्यूटेंट की किसी भी एरिया के लिए जो एनुअल का कंसंट्रेशन है वो कम होगा कंपेयर टू 24 आवर वाला लिमिट। अब हम आगे बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है SO2 को, ठीक है। SO2 को याद रखना है। अब इनका कंसंट्रेशन है वो किस में दे रखा है, वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब SO2 है सबसे पहले, या सॉक्स कह सकते हो आप। फिर आता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2। फिर हम बात करें तो आपके जो PM पार्टिकल्स हैं, कौन सा PM10 आएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। फिर PM2.5। फिर हम आगे बात करें तो इसमें आता है आपका ओजोन, फिर आता है आपका लेड, ठीक है। अब आपको ऐसे तो याद रखना है एनुअल और 24 आवर। सबसे पहले एनुअल आएगा देन 24 आवर आएगा, ऐसे ही सबका है, ऐसे ही है। ए है फिर 24 आवर, एनुअल 24 आवर, ठीक है। इसे करते करते ये दो ऐसे इसकी लिमिट्स निकल जाएगी। और जो आपका लेड है, नहीं ओजोन है, ओजोन में आपका 8 आवर होगा और 1 आवर होगा, और इसमें एनुअल और 24 आवर। अब इसको कैसे याद करोगे आप, तो जो एरियाज़ है तो मैंने बताया था आपको, जो पहले जो एरिया है वो इंडस्ट्री का एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया या फिर आपका रूरल एरिया, इनके लिए। और एक होता है दूसरा वाला इको सेंसिटिव जोन्स के लिए। तो हम आगे चलें तो अब इसको कैसे याद करोगे आप, एक फ्लो में याद रखना, ठीक है। 10 बार बोलना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए मैं लिमिट लिख देता हूँ इस पर। इसको ऐसे करना कि 50 20 80 80, ठीक है, 50 20 80 80, ठीक है।
अब इसमें इन दोनों का ऊपर वाले का सम कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। फिर हम बात करें आगे तो 40 30 80 80, वापस से इनका सम दोनों का 70 हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। 50 20 80 80, 40 30 80 80। फिर पीएम की हम बात करें तो आपका होगा ये 60 60 100 100, 40 40 60 60, 60 60 100 100, फिर 40 40 और 60 60, दिख रहा होगा। इसकी जो लोअर लिमिट है वो इसकी हायर लिमिट है, याद रखना आप, इससे याद हो जाएगा आपको। फिर हम बात करें आगे ओजोन की, तो ओजोन की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। 100 100, 180 180। फिर जो लेड है वो होता है आपका 0.5 0.5 1 1। इसको ऐसे याद करो, आधा आधा एक एक, ठीक है। तो ऐसे आपको ये टेबल याद हो जाएगी। और इसकी कंसंट्रेशन है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अगर ये टेबल याद कर ली ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस टेबल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। इसको 10 बार बोलना, आराम से याद हो जाएगा। एनुअल एवरेज ऑफ द SO2 स्टैंडर्ड इन इंडस्ट्रियल एरिया। अब इंडस्ट्रियल एरिया SO2 का एनुअल एवरेज आपका 50 है, दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब कंटेनर यूज फॉर शाप्स इन द बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट है, अब उनमें अलग अलग टाइप के कंटेनर होते हैं, कलर कोडिंग दे रखी है अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो जो आपके शाप्स होते हैं, जो नीडल्स होते हैं, न्यूक्लियर आइटम्स, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, उनके लिए कौन कौन से, ठीक है, कलर का जो बीन है वो यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें इसका आंसर है आपका वाइट कलर के जो बीन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब वाइट कलर का जो बीन्स होता है, इनके और भी कुछ बातें सुनिए आप। जो ऑटोक्लेव का प्रोसेस होता है या ड्राई हीट का जो प्रोसेस होता है वो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा? ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव या ड्राई हीट, ड्राई हीट का प्रोसेस है वो यूज किया जाता है। श्रेडिंग और एनकैप्सुलेशन, ठीक है, श्रेडिंग और एनकैप्सुलेशन, ये दोनों भी। श्रेडिंग में क्या होता है, जो आपका वेस्ट होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जो वाइट कलर के हैं उसमें क्या क्या होते हैं, जो ट्रांसलूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर उनका यूज किया जाता है, ठीक है, पंक्चर प्रूफ कंटेनर उनका यूज किया जाता है इसमें। और ये मेनली किस किस के लिए वाइट कलर का जो बीन है वो यूज होता है, वो आपका नीडल्स के लिए होता है, स्केपल्स के लिए होता है, फिर ब्लेड्स इनके लिए होता है, ठीक है, याद रखना आप। फिर हम आगे बात करें तो ग्रीन कलर का जो बीन है वो रेड है, ठीक है, ग्रीन को एक बार छोड़ो आप। रेड कलर का जो बीन है वो होता है आपका रिसाइकलिंग, ठीक है, आफ्टर द डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है रिसाइकलिंग आफ्टर डिसइंफेक्शन, ठीक है। इसमें जो भी वेस्ट आते हैं उनको रिसाइकलिंग के बाद में आपका वापस यूज कर लिया जाता है, और इसमें भी आपका ऑटोक्लेव का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ऑटोक्लेविंग होती है, ठीक है। अब जो ट्यूब 4 सेट है, ठीक है, ट्यूब्स हैं, और आपके जो कैथेटर्स होते हैं, ठीक है, मेनली आपके जो कैथेटर्स या फिर ग्लव्स कह सकते हो आप, ग्लव्स, ठीक है, जो नॉन कंटामिनेटेड होते हैं, नॉन कंटामिनेटेड। फिर हम बात करें जो सिरिंज होती है, इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, विदाउट नीडल, क्योंकि नीडल आपका वाइट वाले में यूज किया जाता है, विदाउट नीडल्स, ठीक है। इस टाइप के वेस्ट रेड कलर के बिन में डंप किया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो ब्लू कलर का जो बिन होता है उसके बारे में, तो ब्लू कलर वाला उसमें डिसइंफेक्शन और रिसाइकलिंग दोनों पॉसिबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जो ग्लास वेयर्स होते हैं, मेनली ग्लास वेयर्स, फिर जो मेटेलिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेटेलिक इम्प्लांट्स, वो आपके ब्लू कलर के बिन में डंप किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है आपका जो डिसइंफेक्शन और आपका रिसाइकलिंग दोनों प्रोसीजर फॉलो करके इनको वापस रीयूज कर दिए जाता है, ठीक है। फिर आपका एक और कैटेगरी होता है येलो वाला। इसमें क्या होता है, इंसिनरेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इंसिनरेशन या फिर डीप बरियर। इसमें कौन सा आपका जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है
ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, वो डंप किया जाता है। फिर जो सोइल्ड वेस्ट होते हैं, जो ड्रेसिंग या कॉटन पट्टी में यूज किया जाता है, ठीक है, कॉटन्स, ये वाले आपके येलो कैटेगरी के जो बीन्स होते हैं उनमें डंप किया जाता है, ठीक है। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती हैं उनको भी इसी में डंप किया जाता है। जो केमिकल सॉलिड वेस्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हो जो माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, माइक्रो बायोलॉजिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो इनको भी येलो कलर के बिन में डंप किया जाता है। तो ये सारी बातें थी आपके बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड बीन्स के बारे में, ठीक है। ये किस में मेंशन है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो हार्ड डाटा यूज किया जाता है यही में, ठीक है। हार्ड डाटा क्या होता है? अब हार्ड डाटा की बात करें तो जो डाटा आपका परमानेंट होगा, ठीक है, और जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके क्वांटिटेटिव होगी। देखिए यही में दो टाइप के डाटा होते हैं, बताता हूँ आपको। ऐसे यही में दो टाइप के डाटा होता है, एक होता है आपका हार्ड डाटा, एक होता है आपका सॉफ्ट डाटा। नाम से पता चल रहा होगा हार्ड है, हार्ड है, तो इसमें क्या होगा, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वेरीफाइबल हो, ठीक है, फैक्चुअल हो, काफ़ी फैक्चुअल कह सकते हो आप, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, और वो कंसिस्टेंट होती है। इन्फॉर्मेशन जो भी होगी कंसिस्टेंट होगी टाइम के साथ में, ओवर टाइम कंसिस्टेंट होगी आपके टाइम के साथ में। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, देखिए जो हार्ड डाटा है इसके एग्जांपल है आपका, जो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं वो हुआ, या फिर हम कह सकते हो जियोलॉजिकल जो डाटा हुआ, या फिर लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डाटा होता है, ठीक है, क्लाइमेट का एवरेज होता है वो हुआ, या फिर उस एरिया की जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है, सॉइल की क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके हार्ड डाटा के अंदर आती है। जबकि जो सॉफ्ट डाटा होता है वो आपके हुए आपके लोगों के ओपिनियंस, याद रखना, चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ, ठीक है, परसेप्शंस, ठीक है, लोगों में परसेप्शन है, व्यक्तिगत विचार चेंज हो सकते हैं टाइम के साथ में, वेरी सिंपल, ठीक है। और हम बात करें तो जो सोशो इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं जैसे पहले फील्ड पर, वो भी आपके सॉफ्ट डाटा का पार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए कि जो हार्ड डाटा है यूज फॉर ये क्या होता है, वो प्रोस्पेक्टिव ड्राइवन इन्फॉर्मेशन विद हाई वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो इसकी वेरिएबिलिटी हाई होती है या अनसर्टेनिटी होती है, ऐसा थोड़ी है, ये गलत है। रिलेबल होता है बट टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एल्टर्ड विद टाइम, ये भी गलत है, ठीक है। वाटर क्वालिटी डाटा जहाँ पर हार्ड वाटर इज रिपोर्टेड, ये भी गलत है, ठीक है। रिलायबल परमानेंट इन्फॉर्मेशन नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज विद टाइम, ठीक है। डी आपको लग रहा होगा, ठीक है, पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। रिलायबल जो डाटा रिलायबल होता है, परमानेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट इन्फॉर्मेशन में, वो आपका हार्ड डाटा होता है, ठीक है। आगे चलें तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब ये कि रिपोर्ट में आपका जो प्लान एक्सप्लेनिंग प्रिपेयर्डनेस टू फेस एनी एक्सीडेंटल नेचुरल और मैन मेड कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट में अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाए, एकदम से कंडीशन डेवलप हो जाए, तो उसमें कौन सा प्लान आपका कंसिडर किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा। तो इसका आंसर है आपका कंटिजेंसी प्लान, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक तो होता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एक होता है आपका कंटिजेंसी प्लान। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इसे आप कह सकते हो ये एक तरह का बड़ा सबसेट है जिसमें आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। ये हर टाइप के जो भी डिजास्टर होते हैं उनको कवर करता है, जबकि इसी के अंदर आपका एक छोटा सबसेट होता है कंटिजेंसी प्लान, ठीक है, जो किसी भी एरिया में आपका इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, चाहे नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपका कंटिजेंसी प्लान का यूज किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये एक तरह का आपका इमरजेंसी प्लान होता है, याद रखना आप। जबकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है वो काफ़ी जनरल ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कंटिजेंसी प्लान। तो ये सारी बातें थी, ठीक है, 10 MCQ हमने डिस्कस किए। बताना आप कैसा लगा आपको, ठीक है वीडियो। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।